हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। इसमें आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 2 वीडियो डाला गया है। उसमें समझाया गया था कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया। समाजवाद मतलब यूटोपियन समाजवादी क्या होते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया, है ना। कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में बताया गया था। पिछले वीडियो में बताया गया था बोल्शेविक क्रांति के बारे में, यानी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी, जिसमें आप लोग कारण पढ़े थे, है ना, कि रूस की बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी। पहला कारण क्या था, जार की निरंकुशता। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण था आपका मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा था औद्योगिकरण की समस्या, है ना। और पांचवा था रूसीकरण की नीति। और छठा विदेशी घटना का प्रभाव, जिसमें क्रीमिया का युद्ध और जापान के युद्ध का प्रभाव पड़ा था, और जिसके कारण वहाँ पे खूनी रविवार लाल रविवार का घटना हुआ 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। जिसके बाद वहाँ पे रूस में सरकार झुक जाता है और अंत में एक प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन होता है। तो पिछले वीडियो में आपको यहाँ तक बता गया था, है ना, मतलब बता दिया गया था। तो देखिए 1905 में ड्यूमा का गठन तो होता है वहाँ पे रूस में, रूस की प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन किया जाता है। लेकिन 1906 में आते 1906 तक आते क्रांति की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है ना। 1905 में जापान से युद्ध हारने के बाद, है ना, यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा क्रांति की, जिसके कारण यहाँ पे खूनी रविवार लाल रविवार हुआ। उसके बाद ड्यूमा का गठन हुआ। तो लग रहा था कि जनता का ताकत बहुत, मतलब जनता की आवाज़ में बहुत शक्ति था, जिसके कारण वहाँ पे संस्था गठन तो हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि 1906 आते लगभग क्रांति का जो शक्ति है कमज़ोर पड़ने लगता है। जिससे होता क्या है कि फिर से राजतंत्र करते क्या है, राजा ड्यूमा के अधिकार छीन लेते हैं और फिर से वही हाल चलते रहा, है ना। लेकिन अंत में जाकर 1917 में क्रांति होता है और पूरा व्यवस्था खत्म हो जाएगा। देखिए 7वां जो कारण है, रूस में मार्क्सवाद तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। तो रूस में क्रांति से पहले टॉल्स्टॉय, है ना, और का जो रचना था वार एंड पीस, है ना, एक वार एंड पीस करके रचना है, याद रखिएगा, पूछता है वार एंड पीस किसने लिखा था, तो लियो टॉल्स्टॉय। तो इनके रचना का प्रभाव वहाँ पे ज़्यादा पड़ा, है ना। उसके बाद रूस में मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा। और मार्क्सवादी के विचारधारा में मजदूरों ने काम करना तथा, मतलब मजदूरों के बीच, मतलब जो मार्क्स के जो विचार थे, जब मजदूरों तक पहुंचता है तो उन विचारों को उस विचारों पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। मजदूर लोग अपना संगठन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो रूस का जो पहला साम्यवादी व्यक्ति था, याद रखिएगा, रूस का पहला साम्यवादी, ठीक है ना, रूस का पहला साम्यवादी था, जिसका नाम था, है ना, प्लेखानोव। क्या नाम था, प्लेखानोव था। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रूस का पहला साम्यवादी कौन था, तो प्लेखानोव था, जो रूस में जारशाही शासन को अंत करके, है ना, और साम्यवादी की स्थापना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए प्लेखानोव मतलब एक ऐसा साम्यवादी, प्रथम व्यक्ति साम्यवादी निकला जो रूस में राजतंत्र को हटाना चाहता था। इसके लिए वहाँ पे कई तरह के, देखिए, है ना, वहाँ पे 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया गया। उसके बाद जब उसमें फूट पड़ा, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया गया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में जो काम किया कुछ दिनों तक। लेकिन 1903 में एक और पार्टी बनता है जिसका नाम था, है ना, मतलब 1903 ईस्वी में इसमें लगभग कुछ अनुशासन के मुद्दे पर या साधन के मुद्दे पर कुछ फूट पड़ जाता है, पार्टी टूट जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बोल्शेविक कहलाया और दूसरा, मतलब जिसके पास ज़्यादा मत था। पार्टी जब टूटा तो एक के पास संख्या ज़्यादा था, दूसरे का संख्या ज़्यादा था, तो जिसके पास बहुमत था, यानी बहुमत वाला बोल्शेविक कहलाया और अल्पमत वाला मोनशेविक कहलाया। तो ठीक है ना, बहुमत वाला क्या कहलाया, है ना, बोल्शेविक, और अल्पमत वाला मेनशेविक कहलाया। तो मेनशेविक जो थे मध्यम वर्ग के पक्षधर थे। मेनशेविक कौन थे, मध्यम वर्ग के पक्षधर थे, है ना। और बोल्शेविक जो थे सर्वहारा वर्ग के सहारा लेते हुए क्रांति में लग गए, और इसीलिए 1901 ईस्वी में यहाँ पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया जाता है। अब देखिए इसमें सर्वहारा वर्ग का नाम आया, तो सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि समाज का वैसा वर्ग, है ना, जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हैं। पूछता है कि सर्वहारा वर्ग से क्या समझते हैं, तो सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि वैसा वर्ग जिसमें आम गरीब लोग एवं मजदूर लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद के विचारधारा ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। दूसरा घटना का प्रभाव पड़ा तत्कालीन विश्व युद्ध का, जो विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, है ना, ऐसे 9th में पढ़े होंगे, फिर भी देख लीजिए 1914 से 1918।
प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918 तक चला। इसमें जो रूस था वो मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल था। रूस किस राष्ट्र की ओर से? मित्र राष्ट्र था, ध्रुवीय राष्ट्र। तो रूस किसकी ओर शामिल था? मित्र राष्ट्र की ओर से। लेकिन युद्ध में इतना ज़्यादा खर्च हुआ, इस युद्ध में इतने ज़्यादा सैनिक मर गए कि मतलब युद्ध खत्म होने से पहले ही रूस क्या होता है, युद्ध से अलग हो जाता है। लेकिन चारों तरफ क्योंकि चारों तरफ रूस का सेना का हार हो रहा था, हथियार खत्म है ना, देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो रहा था। इस कारण से लगभग यहाँ की जो पत्नी थी, कहने का मतलब है कि लगभग रूस का सेना हारा था, इस कारण से प्रथम विश्व से अलग हो गए। लेकिन जो जार के गुरु थे रासपुटिन है ना, और उनकी पत्नी थी जरीना, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? ये भी याद रखिएगा, जरीना कौन थी है ना? तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, ठीक है। और रासपुटिन कौन थे? एक थे जार निकोलस के गुरु, यानी पादरी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग देखिए इन दोनों अपने षड्यंत्र का मौका मिल गया। जब राजा जो सब सारा सैनिक हार रहा है, सैनिक को वापस युद्ध से लौटाया है ना। इसी बीच में जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना और रासपुटिन है ना, पादरी जो होते षड्यंत्र रचते हैं। और इसमें होता क्या कि राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर जाता है ना। ये लोग ये लोग अपने ज़्यादा भोग विलासता में ज़्यादा हैं है ना, अपने सुख ज़्यादा चाहते थे है ना, और अपने महलों में राज्य में अपने अधिकारी अपने आदमी को ज़्यादा रखना पसंद करते थे। इस कारण से राजतंत्र का महत्व क्या हो गया? गिरने लगता है। तो इस तरीके से देखिएगा। अब आगे कहानी बढ़ता है आपको 7 मार्च 1917 में है ना। देखिए रूस में 2 तरह का कैलेंडर यूज़ किया जाता था। एक था एक रूसी देखिए रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर अपनाया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया गया, जो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। कितने दिन? 13 दिन। पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन जूलियन के बाद कौन आ गया? ग्रेगोरियन। तो ग्रेगोरियन जो था उससे पुराने वाले से 13 दिन आगे। तो इसीलिए देखिएगा 9 जनवरी 1905 को लिखवाए थे आपको क्या? लाल रविवार, खूनी रविवार। तो 13 दिन आगे आ जाइए तो क्या हुआ? 22 जनवरी 1905, ठीक है। इस तरह से कहीं कहीं देखिए असल में क्रांति हुआ 7 मार्च 1915, ठीक है ना, ग्रेगोरियन के अनुसार। लेकिन अब 13 दिन पीछे जाना पड़ेगा तो 22 फरवरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 फरवरी और 7 मार्च दोनों कह सकते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए तो 7 मार्च 1917 को होता क्या है कि 7 मार्च 1917 को रूस की सड़कों पर है ना, जितना भी पेट्रोग्राद का रेलवे स्टेशन, सड़क पे सब लोग मजदूर थे, महिला जो थी है ना, रोटी दो के नारे के साथ आंदोलन करना शुरू करते हैं। सब लोग, उसमें महिला मजदूर भी कारखाने के शामिल थी है ना। और लगभग रोटी का मांग इस आंदोलन का मुख्य मांग था, जिसमें चारों ओर लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की टुकड़ी पर गोली चलना शुरू हुआ, जब सेना को ऑर्डर दिया गया कि जनता पे गोली चलाने के लिए, यानी कि विद्रोही जो आंदोलनकारी थे उन पे गोली चलाने के लिए, तो सैनिक भी गोली चलाने से मना कर देता है। इस कारण से हथियार छीनने पड़े और सबको रेजिमेंट ने, पूरा रेजिमेंट विद्रोह कर दिया। कोई भी गोली चलाने के लिए तैयार होता नहीं है और सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया। इस कारण से 12 मार्च 1917 को, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1917 को जार गद्दी त्याग देते हैं। जो वहाँ के शासक थे, जार ने गद्दी त्याग दी। ये डेट याद रखिएगा कि जार निकोलस द्वितीय गद्दी कब त्यागे थे? तो 12 मार्च 1917 ईस्वी को, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पे 15 मार्च, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1917 ईस्वी को जब जार गद्दी त्याग दिए तो बस 3 दिन बाद ही 15 मार्च 1917 को एक यहाँ पे बुजुर्वा सरकार का गठन होता है। किसका? बुजुर्वा सरकार का गठन किसके नेतृत्व में? ठीक है ना। बुजुर्वा सरकार का गठन हुआ लोबाओ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? लोबाओ के नेतृत्व में, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है कि रूसी लोग जो थे है ना, रूसी लोग पूरे तरीके से स्वतंत्रता का आकांक्षा रखे हुए थे। सब लोग पूरे तरीके से स्वतंत्रता चाहते थे है ना, बल्कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का बात नहीं था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबका बात था। लेकिन लोबाओ सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता देने का बात किए। जार गद्दी त्याग दिए, लोबाओ के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार गठन 15 मार्च 1917 को हुआ, लेकिन इस सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता दे रहे थे। इसी कारण से होता क्या है ना, कि लोग इनका विरोध करना शुरू करते हैं और ये भी सरकार गिर जाता है। अंत में है ना, क्रेन्स्की के नेतृत्व में एक उदारवादी समाजवादी का गठन होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार की स्थापना करना है ना, और मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना। यानी कहने का मतलब था कि क्रेन्स्की जब बने तो इनका लक्ष्य कुछ अलग था है ना। इनका लक्ष्य क्या था? जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार का स्थापना, यानी जनता के शासन को स्थापना करना है ना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना है ना, रूस की समस्त जितना भी कहने का मतलब था सब तरह की समस्या को सुलझाना था। लेकिन बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया
जो बोल्शेविक थे, अभी बताते बोल्शेविक कौन थे, तो इन्होंने इस संविधान मतलब इस सरकार को स्वीकार करते नहीं हैं, है ना। और इस सरकार ने एक भी घोषणा भी किया था लगभग कि 8 मार्च 1975 से हर वर्ष महिला दिवस घोषित किया गया, है ना। इसी क्रांति को देखते हुए किया गया था। तो इस तरीके से केरेंस्की का सरकार भी यहाँ पे नहीं बनता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इस समय रूस के राजनीति में लेनिन आते हैं, लेनिन का आगमन हो जाता है। यहाँ तक कहानी समझ गए, है ना, कि रूस का पहला मतलब रूस में साम्यवादी कौन थे, साम्यवादी क्या चाहते थे, है ना। इसके बाद यहाँ पे तत्कालीन युद्ध का कारण कैसे बना, है ना, बोल्शेविक क्रांति कैसे हुआ। बोल्शेविक क्रांति के बाद मतलब यहाँ पे जब सरकार गिरता है जार का, तो बुर्जुआ सरकार का गठन होता है। उसके बाद जनता इनको सरकार से मतलब जनता इनको भी इनकार कर देती है। बाद में केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनता है, जिससे बोल्शेविक के लोग हटा देते हैं। इसके बाद रूस की राजनीति में आगमन होता है लेनिन का, है ना। और जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर, मतलब जार की जो सरकार थे, राजा के जब शासन चलता था तो लेनिन को हटा गया था, और इसीलिए वो मतलब स्विट्ज़रलैंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। तो जब मार्च 1917 में यहाँ पे क्रांति होता है, जब उसको पता चलता है तो किसी भी तरह के जर्मनी की सहायता से कहाँ आते हैं, रूस में। और रूस में आते हैं, और तब होता क्या है कि रूस के जनता का उत्साह और बढ़ जाता है, चूँकि लेनिन, है ना, वहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तो लेनिन ने मतलब जब आए, लेनिन घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। लेनिन जब आते हैं तो घोषणा होता है कि रूस का क्रांति अभी तक पूरा हुआ नहीं है, दूसरा क्रांति भी जरूरी है। इसीलिए, है ना, इन्होंने अप्रैल थीसिस तैयार किया। क्या तैयार किया? अप्रैल थीसिस। तो याद रखिएगा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ठीक है, तो अप्रैल थीसिस लेनिन तैयार किए थे, और इन्होंने एक नारा भी दिया, भूमि, शांति और रोटी का। भूमि, शांति और रोटी का इन्होंने नारा भी दिया। कौन दिए? का नारा कौन देते हैं? तो लेनिन देते हैं। तो इस तरीके से लेनिन के आने से रूस का जो क्रांति था और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति मतलब यहाँ आने के बाद होता क्या है ना, कि लेनिन 3 नारा देते हैं, और तीनों नारे के बाद केरेंस्की सरकार को उलट देने का मतलब लगभग केरेंस्की का जो सरकार था दोनों हट गया। सेना और जनता दोनों सरकार के विरुद्ध हो गई, है ना। और जितने ही बोल्शेविक थे, जो लोग क्रांति कर रहे थे, वो लोग पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक घर, है ना, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, समाचार केंद्र, सब जगह सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिए। ठीक है, और केरेंस्की रूस छोड़ करके भाग जाता है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि अंततः लगभग, है ना, 7 नवंबर 1917 को रूसी क्रांति सफल होता है, यानी बोल्शेविक क्रांति होता है। तो याद रखिएगा, इसे अक्टूबर का क्रांति भी कहते हैं। रूस बोल्शेविक क्रांति कब खत्म हुआ? बोल्शेविक क्रांति आपका खत्म होता है ना, 7 नवंबर 1917 को। ठीक है, तो ये हुआ नए कैलेंडर के अनुसार। तो इससे अगर हम 13 दिन पीछे जाएं तो कहाँ जाएंगे? अक्टूबर में, यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को। तो दोनों डेट याद रखिएगा। पूछा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में। अगर अक्टूबर 1917 दिया है तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लेनिन के आने से, है ना, क्रांति को बल मिला, और सब लोगों ने मिल करके मतलब बोल्शेविक क्रांति को सफल किया, है ना। सभी बोल्शेविकों ने सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण केरेंस्की को रूस छोड़ करके भागना पड़ गया, और उसमें बोल्शेविक क्रांति सफल हो गया। तो लगभग समझ गए होंगे, है ना, कि रूस की बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी, किन कारणों से हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और इसके बाद आपको अगले दिन आपको आगे और समझाया जाएगा। ठीक है।